कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया हो, मतलब सब कुछ सही किया हो, सारे रूल्स फॉलो किए हों, और फिर भी कुछ ना हुआ हो? हाँ, ये बहुत होता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? हम्म, और ऐसा ही कुछ हुआ एक रेडिट यूजर के साथ, जिसकी एक बड़ी मैनिफेस्टेशन बुरी तरह फेल हो गई। हम्म। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के पीछे का असली राज क्या है? क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो हम सब मिस कर रहे हैं? बिल्कुल। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास सुराग भी बड़े दिलचस्प हैं। एक तो रेडिट फोरम की वो पर्सनल कहानी है, ओके। फिर ऑटो सजेशन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक साइंटिफिक पेपर है। अच्छा, मतलब प्रॉपर साइंस? हाँ, और साथ में है लगभग 90 साल पुरानी क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच। और इन सब के साथ भारत के कुछ सबसे कामयाब लोगों की जमीनी हकीकतें। कमाल है। मतलब एक गुमनाम इंटरनेट पोस्ट से लेकर न्यूरो साइंस तक हम सारे डॉट्स कनेक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। चलो फिर इस रहस्य की तह तक चलते हैं और उस छिपी हुई कड़ी को ढूंढते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है रेडिट से। एक यूजर ने लिखा कि वो जैसे कॉफी का कप या तितलियां, हाँ, छोटी मोटी चीजें। हाँ छोटी मोटी चीजें तो चुटकियों में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब एक बड़े जिंदगी बदलने वाले लक्ष्य की बारी आई तो कुछ काम नहीं किया। और इस नाकामी ने उन्हें सफल लोगों की कहानियों को स्टडी करने पर मजबूर कर दिया। और उन्हें जो मिसिंग पीस मिला, वो जो गायब कड़ी थी, वो एक शब्द था, जुनून। जुनून? अंग्रेजी में कहें तो बर्निंग डिजायर। ये सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं है, ये कुछ और ही है। बर्निंग डिजायर, ये सुनने में बहुत दमदार लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? सिर्फ जोर से चाहना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उस रेडिट पोस्ट में एक कहानी है जो इसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक नौजवान एक योगी के पास सफलता का राज जानने जाता है। ओके, क्लासिक कहानी वाला सेटअप लग रहा है। बिल्कुल। योगी उसे पास की नदी पर ले जाते हैं और फिर उस नौजवान का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो देते हैं। अरे! हाँ, नौजवान छटपटाता है, बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन योगी उसे पकड़े रहते हैं। जब नौजवान का शरीर नीला पड़ने लगता है और वो हवा के लिए बुरी तरह तड़पने लगता है, तब जाकर योगी उसे बाहर निकालते हैं। वाह, ये तो बहुत इंटेंस है। हाँ, जैसे ही नौजवान हांफते हुए सांस लेता है, योगी उससे पूछते हैं, जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? हवा? नौजवान भी यही कहता है, हवा। योगी मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन तुम सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम उस वक्त हवा को चाहते थे, उस दिन वो तुम्हें मिल जाएगी। रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बस चाहते हैं, नहीं, बल्कि वो एक ऐसी जरूरत बन जानी चाहिए जिसके बिना आप रह ही ना सकें। बिल्कुल। हाँ, सांस लेने जैसी जरूरत। एग्जैक्टली। यही बर्निंग डिजायर है, एक ऐसी इच्छा जो आपके मन पर, आपके हर ख्याल पर हावी हो जाए। ये इतनी मजबूत होती है कि जब बाहरी दुनिया, जिसे कुछ लोग 3D रियलिटी कहते हैं, यानी वो सब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जब वो दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि ये नामुमकिन है, तब भी आपका मन उसे मानने से इनकार कर दे। आपका विश्वास बस एक ही चीज पर टिका रहता है। हाँ, सिर्फ एक ही नतीजे पर, जो आप चाहते हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? यही सेम आइडिया हमें 1937 में लिखी नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में मिलता है। उनका पहला सिद्धांत ही है इच्छा, डिजायर। बिल्कुल। वो भी यही कहते हैं कि आपकी चाहत में उतनी ही शिद्दत होनी चाहिए जितनी एक डूबते हुए इंसान को हवा के लिए होती है। तो पहला सुराग पक्का हो गया। सिर्फ इच्छा काफी नहीं, जुनून चाहिए। ठीक है, तो जुनून जरूरी है, ये मान लिया, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इस जुनून को बनाए कैसे रखें? हाँ, ये मुश्किल सवाल है, खासकर जब महीनों या सालों तक कोई नतीजा न दिखे। रेडिट पोस्ट में इसके दो रास्ते बताए गए हैं। पहला है निर्लिप्तता, डिटैचमेंट, मतलब जो दिख रहा है उसे अनदेखा करो। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। और दूसरा तरीका है अपनी इच्छा को इतना बड़ा, इतना मजबूत बना लो कि वो आपके हर डर, हर शक को निगल जाए। ज्यादातर कामयाब लोग एक्चुअली यही करते हैं। भारत के सफल उद्यमियों की कहानियां इसका सबसे बड़ा सबूत है। जैसे निरमा वाले करसन भाई पटेल, उन्होंने अपने घर के पीछे डिटर्जेंट बनाया, सोचिए जरा, और साइकिल पे जाके दरवाजे दरवाजे बेचा। या कल्पना सरोज, जिन्हें स्लमडॉग मिलियनेयर भी कहते हैं। हाँ, उनकी कहानी तो कमाल है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, जहर खाकर जान देने की कोशिश, इन सब से निकलकर उन्होंने हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। इनके पास हालात को नजरअंदाज करने का ऑप्शन नहीं था। इनके पास सिर्फ अपने जुनून को और बड़ा करने का रास्ता था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जो पहला रास्ता था, निर्लिप्तता या डिटैचमेंट,
उसका मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जुनून होना चाहिए जिसके बिना सांस ना आए, और दूसरी तरफ लेटिंग गो या डिटैचमेंट की बात हो रही है। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। रेडिट के कमेंट्स में किसी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। डिटैचमेंट का मतलब अपनी इच्छा को भूल जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक बार जब आपने बीज बो दिया, यानी अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह स्थापित कर दिया, तो उसके बाद चिंता करना, शक करना और अलग-अलग तकनीकों के पीछे भागना छोड़ देना है। अच्छा। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद हर रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि वो उगा या नहीं। बिल्कुल। वो बस उसे पानी देता है और भरोसा रखता है। परफेक्ट एनालॉजी। या जैसे एक गर्भवती महिला एक बार गर्भवती होने के बाद बार बार गर्भवती होने की कोशिश नहीं करती। सही बात है। वो उस अवस्था से सोचना शुरू कर देती है जहां इच्छा पूरी हो चुकी है। वो एक माँ की तरह जीने लगती है। तो लेटिंग गो का मतलब इच्छा को छोड़ना नहीं, बल्कि उस इच्छा के पूरे होने के कैसे और कब की चिंता को छोड़ना है। एग्जैक्टली। तो चाहे रास्ता जुनून का हो या निर्लिप्तता का, मंजिल एक ही है, एक अटूट मजबूत विश्वास की अवस्था पर पहुंचना। हाँ, जहां कोई शक न रह जाए। बिल्कुल। मंजिल है अटूट विश्वास। ठीक है, तो जुनून और विश्वास ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि इसे असल में करें कैसे? जब मन में हजारों शक हों, जब बैंक अकाउंट खाली हो, तो ये अटूट विश्वास लाएं कहां से? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है, कोई टूल है? हाँ है, और यहीं पर हमारी पड़ताल का दूसरा हिस्सा यानी विज्ञान सामने आता है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन? ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये खुद से बात करने का विज्ञान है। ओके, तो अब हम रहस्य से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH का एक रिसर्च पेपर ऑटो सजेशन को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने दिमाग के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है। जैसे हम कंप्यूटर में कोड डालकर उसका फंक्शन बदलते हैं, वैसे ही ऑटो सजेशन में हम सही वाक्यों को दोहराकर अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदलते हैं। NIH का पेपर बस इसी दिमागी रीकोडिंग को वैज्ञानिक भाषा में समझाता है। अरे वाह! और ये बात तो सीधे नेपोलियन हिल के ऑटो सजेशन के सिद्धांत से जुड़ती है। उन्होंने तो 90 साल पहले इसका पूरा सिस्टम बना दिया था। हाँ, उनका 6 स्टेप मेथड बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, और वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। पहला कदम है कि आप जो चाहते हैं उसे पूरी स्पष्टता से लिखें। ठीक-ठीक कितना पैसा, कौन सी पोजीशन, क्या लक्ष्य। दूसरा ये लिखें कि इस लक्ष्य के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। आपका समय, आपकी मेहनत, आपका कंफर्ट, कुछ तो देना होगा। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें। चौथा, एक ठोस प्लान बनाएं, और चाहे आप तैयार हों या नहीं, उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। और पांचवा, इन चारों चीजों को मिलाकर एक छोटा स्पष्ट स्टेटमेंट बनाएं। और छठा, जो सबसे जरूरी कदम है, इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह उठने की ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले जोर से पढ़ें, और पढ़ते समय ये महसूस करें और विश्वास करें कि वो लक्ष्य आपको मिल चुका है। हिल कहते हैं कि ये वो जादुई समय है जब हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच का दरवाजा खुला होता है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि बस एक कागज पर कुछ लिखकर उसे दिन में 2 बार पढ़ने से कोई कामयाब हो सकता है? बहुत से लोग इसे विशफुल थिंकिंग कहकर खारिज कर देंगे। सही सवाल है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग वो तारों का एक नेटवर्क है, और जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, खासकर भावनाओं के साथ, तो हम उन तारों के कनेक्शन को मजबूत करते हैं। अच्छा। हम सचमुच अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि NIH का पेपर भी यही सलाह देता है। वो कहते हैं कि ऑटो सजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाक्य सकारात्मक हो, वर्तमान काल में हो। मैं हूँ या मेरे पास है। हाँ, मैं बनूंगी नहीं। बिल्कुल, मैं बनूंगा या मेरे पास होगा नहीं, और वो वाक्य मैं से शुरू हो। कमाल है। मतलब जो बात हिल ने अपने अनुभव से 90 साल पहले लिखी थी, आज की न्यूरोसाइंस उसी को कंफर्म कर रही है। ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये अपने दिमाग को सिस्टमैटिक तरीके से रीप्रोग्राम करने का एक तरीका है, विश्वास बनाने का एक प्रैक्टिकल टूल है। लेकिन एक और सवाल है, मान लीजिए कोई ये सब करता है, जुनून भी है, रोज 2 बार अपना स्टेटमेंट भी पढ़ रहा है, और फिर भी कामयाब नहीं होता। ऐसे भी तो लोग हैं।
हाँ, तो क्या कोई और भी गहरा लेवल है, कोई ऐसी बुनियाद है जिसके बिना ये सारी तकनीकें बेकार हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही हमारी पड़ताल का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, माइंडसेट। माइंडसेट। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर जुनून और ऑटो सजेशन के सॉफ्टवेयर चलते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट है तो दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। अच्छा, तो माइंडसेट ही सब कुछ की नींव है। हाँ, और इस पर सबसे जरूरी काम मनोवैज्ञानिक कैरल डिवेक ने किया है। उन्होंने 2 तरह के माइंडसेट की बात की है। पहली है स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका टैलेंट सब जन्म से फिक्स है, पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता। और उनके लिए नाकामी का मतलब होता है मैं काबिल नहीं हूं या मुझ में ही कोई कमी है। एग्जैक्टली। और दूसरी है विकास की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि मेहनत, कोशिश, अच्छी स्ट्रैटेजी और दूसरों से सीखकर किसी भी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। उनके लिए नाकामी अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, ये एक सिग्नल है कि उन्हें और मेहनत करनी है या अपना तरीका बदलना है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि उनका दिमाग एक पत्थर की तरह है जिस पर सब कुछ पहले से लिखा है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे कसरत कराकर और मजबूत बनाया जा सकता है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखें। एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और उसे कोई बाधा मिलेगी तो वो रुक जाएगा। हाँ, वो उसे अपनी अयोग्यता का सबूत मानेगा। वो सोचेगा देखा, मैं जानता था ये मेरे बस का नहीं है, और वो कोशिश छोड़ देगा। जबकि एक विकास की मानसिकता वाला व्यक्ति उसी बाधा को एक चुनौती की तरह देखेगा। वो सोचेगा ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मुझे और क्या करने की जरूरत है। और यही सोच उसे टिके रहने यानी परसिस्टेंस के लिए प्रेरित करेगी, जो कि हिल का एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है। कि धीरूभाई अंबानी से लेकर रमेश बाबू तक जो एक नाई थे और आज लग्जरी कारों के बेड़े के मालिक हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, ग्रोथ माइंडसेट। उन्होंने अपनी शुरुआती परिस्थितियों को अपनी अंतिम सच्चाई नहीं माना। बिल्कुल नहीं। उन्होंने माना कि वो मेहनत और लगन से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो कमाल की बात यह है कि गुमनाम रेडिट यूजर की नाकामी, 90 साल पुरानी एक किताब, आज की न्यूरोसाइंस और भारत के कामयाब लोगों की कहानियां सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। एक ही तरफ। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है, और इसे जीतने के लिए एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। अगर इसे समेटें तो सबसे पहले चाहिए जुनून, बर्निंग डिजायर, एक क्यों जो आपको हर सुबह बिस्तर से बाहर खींच लाए। उस जुनून को अटूट विश्वास में बदलने का प्रैक्टिकल टूल है ऑटो सजेशन। राइट। और इन दोनों की नींव है विकास की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, जो आपको हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो हमारी ये गहरी पड़ताल एक नाकामी की कहानी से शुरू हुई और हमें सफलता के एक पूरे ब्लूप्रिंट्स तक ले आए। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। एंड्रू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे और नेपोलियन हिल के मेंटर भी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनमें और आम लोगों में मुख्य अंतर ये है कि उन्होंने निश्चित रूप से बेशुमार दौलत की मांग की और उसके लिए एक योजना बनाई, जबकि ज्यादातर लोग उनके अनुसार केवल गुजारे लायक तनख्वाह से ज्यादा की उम्मीद या मांग करने की हिम्मत ही नहीं करते। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। क्या जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा हमारे बाहरी हालात है, या फिर ये कि हम जिंदगी से क्या मांगने की हिम्मत रखते हैं और उस मांग के लिए हम सचमुच क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं?